हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का इतिहास को अध्ययन करेंगे। आज हम लोग पाठ 1 को अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, पाठ का नाम है कैसे पता करें कब क्या हुआ था, इतिहास जानने के स्रोत। तो चलिए दोस्तों, इसको आज हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए। परिवार की पुरानी बातें हम दादा दादी, नाना नानी की बातों से जानते हैं। समाचार पत्र, पत्रिका, टीवी और रेडियो से भी हमें जानकारी मिलती है। सोचो, अगर हमें आज से हजारों वर्ष पहले के लोगों के रहन सहन के बारे में जानना हो तो हम कैसे जानेंगे? आइए आगे अध्ययन करते हैं। ठीक है, हजारों वर्ष पहले के लोगों के बारे में जानना है तो उनके बारे में जानने के लिए हमें इतिहास का अध्ययन करते हैं। ठीक है, हम जो है इतिहास का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी देते हैं। इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। कैसे पता लगाते हैं? ठीक है, चलिए। पहले तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है पुरातत्व। ठीक है, पुरातत्व को पहले जानेंगे आखिर इसमें क्या है, ये क्या लिखा है। ठीक है, चलिए जानते हैं। देखिए, प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों एवं इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। इनका अध्ययन करने वाले पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि कैसे पता लगाएं। तो चलिए इसको अध्ययन करते हैं और जानते हैं। अतीत में एक ऐसा भी युग था जब लोग लिखना नहीं जानते थे। उन लोगों के जीवन के विषय में हमें जानकारी उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं जैसे मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियारों तथा औजारों द्वारा मिलती है। प्रायः इन वस्तुओं को पुरातत्ववेत्ता जमीन के अंदर से खोदकर प्राप्त करते हैं। ये वस्तुएं ऐतिहासिक जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। उपलब्ध सामग्री के आधार पर इतिहासकारों ने अतीत को 3 भागों में बांटा है। आइए उन तीनों भागों को जानते हैं। वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। पूर्व यानी कि प्राक ऐतिहासिक काल कहलाता है। वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त तो है किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसी प्रकार जिस काल यानी कि समय के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा भी जा सकता है, उस काल यानी कि समय को ऐतिहासिक काल कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ ब्रैकेट में दिया गया है, इसको जानते हैं आखिर ये क्यों लिखा गया और क्या लिखा गया है, इसका मतलब क्या है। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है ताड़पत्र। इसका मतलब होता है कि ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते। आगे लिखा है भोजपत्र यानी कि भोज नामक पेड़ की छाल। ताम्रपत्र यानी कि तांबे के पतले एवं चपटे टुकड़े। अगला है स्तंभ लेख। इसका मतलब है यहाँ पे कि पत्थर के खंभे पर लिखे लेख। अगला है शिलालेख, पत्थर की चट्टानों पर लिखे लेख। आइए अब आगे अध्ययन करते हैं। प्राचीन काल में मानव ने जब लिखना शुरू किया तो
तब उसे कागज का ज्ञान नहीं था। वह अपने लेखों को ताड़पत्रों, भोजपत्रों तथा ताम्रपत्रों पर लिखता था। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया कि इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे जैसे दिया है ताड़पत्रों, भोजपत्रों और ताम्रपत्रों, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया। चलिए आगे देखते हैं। कभी कभी लेख बड़ी शिलाओं, स्तंभों, पत्थरों की दीवारों, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे फलकों यानी कि टुकड़ों पर भी लिखे जाते हैं। आगे अध्ययन करते हैं। आरंभ में मानव ने अपनी भावनाओं को चित्रों के माध्यम से इन चीजों पर उकेरा यानी कि दिखाया। धीरे धीरे ये चित्र संकेतों या प्रतीकों में बदलते चले गए और लिपि का आविष्कार हुआ। इसीलिए आरंभिक लिपियों, ठीक है, आरंभिक लिपियां चित्रात्मक यानी कि पिक्टोग्राफिक दिखाई पड़ती है, जैसे चीनी लिपि, मिस्र की लिपि, सैंधव लिपि आदि। आप जिसे पढ़ रहे हैं इसे देवनागरी लिपि कहते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। प्राचीन इतिहास के विषय में हमें जानकारी तत्कालीन लेखों से भी प्राप्त होती है। इतिहास को जानने के स्रोत यानी कि साधन इस प्रकार हैं। आइए इतिहास के साधनों को जानते हैं। ठीक है, देखिए अ में दिया गया है पुरातात्विक स्रोत यानी कि अभिलेख। आइए जानते हैं। यह अशोक के रुम्मीनदेई अभिलेख का अंश है जो लुम्बिनी यानी कि नेपाल से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। अशोक के अभिलेख पत्थर पर उत्कीर्ण होने के कारण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। देखिए यहाँ पे दिया गया है रुम्मीनदेई अभिलेख, ये अशोक का है। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे कुछ लिखा गया है। देखिए आइए इसके कुछ अक्षर पहचानते हैं। देखिए पहला देखिए इस पे दिया है कि ब्रह्मा लिपि और देवनागरी लिपि। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ छोटा सा ही में हमें बहुत बड़ी बात बताई है, ज्ञान दिया है। आइए उसको जानते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है इतिहास जानने के स्रोत क्या है। पहला पुरातात्विक और साहित्य। तो देखिए पुरातात्विक का 2 अंश है, अभिलेख और सिक्के एवं मुहावरे मुहरे। ठीक है, और देखिए साहित्यिक में 3 है, धार्मिक, ठीक है, धर्मेतर और विदेशी यात्रियों। ठीक है, आइए आगे जानते हैं अभिलेखों से क्या क्या जाना जा सकता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है सिक्के एवं मुहरे। ठीक है, प्राप्त सिक्कों से तत्कालीन शासक का नाम तथा उसके समय का पता चलता है। सिक्के की बनावट से उस समय की कला तथा सिक्कों की धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक घोड़ा है जिस पे कुमारगुप्त प्रथम है, ठीक है, घुड़सवारी करते हुए यहाँ पे दिखाई देते हैं। जैसे हम लोग आगे अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा। चलिए आगे अध्ययन करके मैं आपको बता रही हूँ। देखिए गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को इस सिक्के पर घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है, जिससे हम कह सकते हैं कि वह एक अच्छे घुड़सवार थे। इस प्रकार सिक्के इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक वही बात इसमें यह बोल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इस सिक्के को देखकर आप और क्या पता कर सकते हैं, बताइए। ठीक है, आप बताइएगा। आगे देखते हैं। देखिए आगे दिया है क्या, हड़प्पा कालीन मुहरे। ठीक है, मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया
से मिली है। इससे ज्ञात होता है कि हड़प्पा वासियों का व्यापार मेसोपोटामिया यानी कि इराक से होता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया गया है धौलावीरा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का यह पूरा स्थल गुजरात में स्थित है। यहाँ से हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना, जल निकास प्रबंध आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग इसमें देख सकते हैं, साफ स्पष्ट चित्र में दिखाया गया है। अब देखते हैं सारनाथ स्तूप। ठीक है, सारनाथ स्तूप जो है ये मैं आपको बता दूं, ये जो है सारनाथ में है यानी कि बनारस में है। कभी आप जाएंगे तो आपको बनारस में ये सारनाथ स्तूप जरूर मिलेगा देखने को। ठीक है, आप कभी भी बनारस में जाइए तो सारनाथ स्तूप आपको ये अभी भी वहाँ मौजूद है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको अध्ययन करते हैं। सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित इस स्तूप यानी कि धमेक स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने कराया था। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। जैसे ब नंबर है साहित्यिक स्रोत। आइए इसको अध्ययन करते हैं। ताड़पत्रों, भोजपत्रों, ताम्रपत्रों, चमड़े एवं लकड़ी के पट्टों पर लिखित लेखों के साथ साथ कुछ साहित्यिक ग्रंथों से भी हमें लोगों के रहन सहन, विचारों, खान पान इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे आइए हम लोग देखते हैं इस सारणी के माध्यम से। जैसे यहाँ पे दिया गया है पुस्तक का नाम, लेखक का नाम और काल का विवरण, तो इससे हम लोग पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको अध्ययन करते हैं। ठीक है, देखिए धार्मिक साहित्य। ठीक है, धार्मिक साहित्य में है वेद पहला, दूसरा है रामायण एवं महाभारत, तीसरा है जैन एवं बौद्ध साहित्य जागत कथा, जिसमें लेखक का नाम है वाल्मीकि एवं वेदव्यास। और काल विवरण को देखते हैं। ठीक है, काल का यानी कि समय का विवरण को देखेंगे। पहला जैसे वैदिक कालीन विवरण है। ठीक है, वेद जो है वैदिक कालीन विवरण है। रामायण एवं महाभारत जो है वो महाकाव्यकालीन समाज के विषय। और तीसरा जो दिया गया है जैन एवं बौद्ध साहित्य जातक कथा, ये जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे दिया गया है धर्मेतर साहित्य। तो चलिए देखिए दिया गया है अर्थशास्त्र। ठीक है, इसको लिखे थे, इसके लेखक का नाम था कौटिल्य यानी कि चाणक्य। ठीक है, और अगला है राजतंगिनी यानी कि इसके लेखक है कल्हण। देखिए इसको जानते हैं कि मौर्यकालीन समाज में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति। और देखिए इसका है कश्मीर में के 11वीं से 12वीं शताब्दी इतिहास का वर्णन। आगे देखते हैं। आगे है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। देखिए ये जो है इंडिका, इसके जो लेखक हैं, ठीक है, वो है मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज ये जो है यूनान के राजदूत थे। उन्होंने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य कालीन समाज की झलक। और देखिए यात्रा विवरण यानी कि फोक्यू की, तो ये जो है इसके जो है लेखक हैं फ्यान, ये चीनी यात्री हैं। ठीक है, चीन के रहने वाले हैं। ये जो है गुप्त काल से संबंधित हैं। ठीक है, यात्रा विवरण CU की, इसके जो है लेखक हैं वो है स्वेन त्यांग्स यानी कि वेनसोंग, ये भी चीनी यात्री हैं। ठीक है, चीन के यात्री हैं, चीन के रहने वाले हैं। इन्होंने
हर्षवर्धन के शासनकाल का विवरण किया। आइए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं, आगे अध्ययन करते हैं और जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और जानते हैं। ठीक है, इस प्रकार पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी यात्रियों के विवरणों से भी हमें तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। प्राप्त स्रोतों की सहायता से ही इतिहासकार और पुरातत्वविद अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। इतिहासकार इन्हीं स्रोतों से अतीत की कृषि, पशुपालन, कामगार या शिल्प, काम धंधे, व्यापार, नापतोल, लेन देन, कर यानी कि पैसा आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं। घर परिवार, स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्योहार, मेले आदि के आधार पर सामाजिक तथा राजा प्रजा प्रशासन, सुरक्षा व सैन्य व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक स्थिति की जानकारी प्रदान करते हैं। इसी प्रकार कला, आचार विचार, ज्ञान विज्ञान की मान्यताएं, धार्मिक विश्वास, देवी देवता, पूजा पाठ एवं परंपराओं के आधार पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन करते हैं। आइए आगे अध्ययन करते हैं। इतिहास हमें मानव की स्थिति, उनके धर्म और उनकी सामाजिक व्यवस्था को जानने और समझने में सहायता करता है। इतिहास का अध्ययन अतीत की घटनाओं से वर्तमान एवं भविष्य के लिए सबक लेना सिखाता है। इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि हम उन बातों का अनुसरण कैसे करें जिनसे समरसता और शांति को बढ़ावा मिल सके। आइए आगे अध्ययन करते हैं और जानते हैं कौन पहले कौन बाद में। ठीक है, यानी कि इसको अध्ययन करने के बाद हमें पता चलेगा कि कौन पहले और कौन बाद में। जब पुरातात्विद किसी स्थान की खुदाई करते हैं तो वे कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के हैं और कौन से बाद के। इस चित्र को देखिए यहाँ पे इस चित्र को दिखाया गया है। स्तर 2 और 3 को देखिए ये स्तर 2 है और ये स्तर 3 है। कौन सा ज़्यादा पुराना है? ठीक है, ये देख के पता चल रहा होगा। ठीक है, चलिए इसको अध्ययन करते हैं आगे। किसी भी पुरास्थल में कई बस्तियों के अवशेष मिल सकते हैं। आमतौर पर लोग जहाँ रहते हैं, ठीक है, जहाँ रहते हैं घर टूटने के दोबारा वही घर बना लेते हैं। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होते रहते हैं। इन कारणों से बस्ती की जमीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है और सैकड़ों साल के बाद वहां एक टीला बन जाता है। इसीलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो उसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है और उसके बाद के स्तर बाद के युगों के होते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, आगे अध्ययन करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है इतिहास में स्थितियाँ। ठीक है, आइए इसको जानते हैं। इतिहास में कुछ स्थितियाँ ईसा पूर्व में होती हैं और कुछ ईसवी में। जैसा कि कभी आपने देखा होगा कि कुछ स्थितियाँ आती हैं ईसा पूर्व में हुआ है और कुछ इतने ईसवी में हुआ है। आगे देखते हैं। ईसा पूर्व का तात्पर्य यह है कि ईसा मसीह ईसाई धर्म के प्रवर्तक हैं, ठीक है, के जन्म से पहले का समय। इसे अंग्रेजी में बीसी अर्थात विस्फोट
क्राइस्ट, ठीक है, क्राइस्ट लिखते हैं। इसी प्रकार ईस्वी को अंग्रेजी में एडी लिखा जाता है। एडी लैटिन भाषा के दो शब्द हैं, एनो डोमिनी, ठीक है, से बना है। एडी का मतलब है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद की स्थितियों में हम ईस्वी या एडी का प्रयोग करते हैं। आगे जानते हैं। आगे दिया गया है अभिलेख, ठीक है, अभिलेख में दिया गया है अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसे कठोर स्तर पर उत्कीर्ण किए गए लेख होते हैं। अगला है स्तूप। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला, ठीक है। प्रायः सभी स्तूप के अंदर एक डिब्बे में महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी, राख या उनके द्वारा प्रयोग में लाई सामग्री, पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे दिया गया है पुरास्थल, ठीक है, इसको देखते हैं। वह स्थान जहाँ की खुदाई और औजार, बर्तन और इमारतें के अवशेष मिलते हैं। प्रायः पुरास्थल जल स्रोतों जैसे नदी, तालाब, झील व समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से हमने अध्ययन पूरा किया, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ दिया गया है और भी जानिए, तो आइए इसको जानते हैं, ठीक है। फिर बताती हूँ आगे, ठीक है। तो दिया गया है कि महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ये मोस्ट ये बातें हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला है लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। म्यूजियम को संग्रहालय कहा जाता है, ठीक है। अगला है अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता माना जाता है। देखिए ये तीनों बातों को आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है। आगे दिया है शब्दावली, शब्द और उसके अर्थ, इसको जानेंगे। और शब्दावली में दिया गया है संग्रहालय, ऐतिहासिक वस्तुओं को सुरक्षित रखने का स्थान। संग्रहालय मतलब होता है कि जो ऐतिहासिक वस्तुएं हैं उसको सुरक्षित रखना। धर्मेतर साहित्य, इसका अर्थ होता है कि धार्मिक साहित्य से भिन्न साहित्यिक ग्रंथ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही जो था हमें अध्ययन करना था। इसके बाद है कुछ प्रश्न उत्तर, ठीक है, जो आप लोगों को आसानी से जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को देखिएगा, ठीक है। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।